नमस्कार मित्रों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आज हम सब एक और महत्वपूर्ण इतिहास की प्रारंभिक जानकारी जिसे हम प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। तो इतिहास, भारत के इतिहास की जानकारी प्राग ऐतिहासिक काल से मिलती है, ठीक ना। किसी किसी किताब में आपको 25 लाख से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक की घटना को संकलित किया गया है। कहीं कहीं 5 लाख से आपको जो है कि 3500 ईसा पूर्व की घटनाओं को संकलित करने का प्रयास किया गया। तो इतिहासविदों ने मानव के विकास के क्रम को इस प्राग ऐतिहासिक काल चैप्टर के जरिए सुलझाने का प्रयास किया है कि प्रारंभ में मानव का विकास कैसे हुआ, मानव क्या करता था, कहाँ रहता था, उसका जीवनचर्या कैसी थी, वो घूमता फिरता था और क्या क्या पहनता ओढ़ता था, नहीं पहनता था, पहली कृषि किस प्रकार की कृषि का आविष्कार किया, पहली धातु कौन सी, आग की खोज कब की, चाक के पहिए की खोज कब की। तो ये सारे जो इतने प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का समाधान आपको इसी प्राक ऐतिहासिक काल के जरिए दिया जाएगा, ठीक ना। तो आइए हम सब देखते हैं इतिहास के पन्ने को प्राक ऐतिहासिक काल के रूप में। ये भारतीय इतिहास का या विश्व के इतिहास का सबसे लंबे समय तक व्यतीत करने वाला काल माना जाता है मनुष्य के, और इसमें भी आपको जो है कि निम्न पुरापाषाण काल जो है सबसे अधिक समय तक व्यतीत करने वाला काल माना जाता है। तो चलिए शानदार तरीके से हम सब इन विषयों को, इन चीज़ों को एक सीक्वेंस में देखने का प्रयास करेंगे। आइए प्राक ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के विषय में हम सब बातें करेंगे। तो पहले प्राक ऐतिहासिक काल कहते किसको हैं, ये बातें जान लीजिए। प्राक ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें मनुष्य के द्वारा किसी तरह के कोई लिखित साक्ष्य की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। यानी आप प्राक ऐतिहासिक कालखंडों को सिर्फ आप जो है कि चाहे वो हैंड एक्स हो, चाहे वो कुल्हाड़ी के बने पत्थर के बने औजार हों, या आपको हड्डियों के बने औजार हों, तो इन्हीं सब साक्ष्यों के आधार पर हम लोग, यानी जो औजार हैं, औजारों के साक्ष्यों के आधार पर हम सब जो है प्राक ऐतिहासिक काल को 3 कालखंडों में विभाजित करते हैं। पूरा पाषाण काल की समयावधि 25 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक के काल को हम पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं, जबकि 10,000 से लेकर 7,000 ईसा पूर्व के काल को मध्य पाषाण काल के नाम से जानते हैं। और आपको जो है कि 7,000 से 4,000 ईसा पूर्व के काल को हम लोग जो है कि निम्न पाषाण काल से, या आपको जो है नव पाषाण काल के नाम से जानते हैं। तो इतिहास में ये 3 आपको कालखंड है। आइए हम सब चार्ट के माध्यम से एक एक महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे, समझेंगे। आइए देखते हैं किस तरह की आपको बातें हुई है। तो देखिए, ये आपको जो है पहली महत्वपूर्ण बात ये देखिए, प्राक ऐतिहासिक काल होमोसेपियंस मानव का उदय कब हुआ, जानवरों का शिकार मानव प्रारंभ में कैसे करता था, अग्नि का आविष्कार, पूरा पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, मध्यपाषाण, भीमबेटका की गुफाएं जहां से शैल चित्रित चित्रकारी की पहली जानकारी प्राप्त होती है, ठीक ना। तो ये सभी बातें हम सब चर्चा इस पे करेंगे, एक एक टॉपिक के साथ एक एक महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। इसके पहले कि हम लोग टॉपिक शुरू करें, हम लोगों को पहले स्टडी 91 की ओर से संचालित कुछ महत्वपूर्ण कोर्स के विषय में देखना है। ये आपको नितिन सर के द्वारा शानदार तरीके से आपको पढ़ाया गया है। एकदम बिल्कुल घबराइए नहीं, हर एक एग्जाम में आपको शानदार तरीके से हिंदी का क्षेत्र बढ़ रहा है, और उत्तर प्रदेश में, बिहार हिंदी भाषी राज्यों में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा हो गई है। तो हिंदी को हिंदी की बादशाह के साथ जरूर से जुड़िए और आप शानदार तरीके से पढ़िए। यूपी टेट आपको जो है कि 999 रुपए में हमारी संस्था आपको उपलब्ध कराती है। यूपी टेट उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने से आपको जो है बीटीसी या बीएड की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया हो। वे सभी विद्यार्थी आपको उत्तर प्रदेश आपको जो है कि ट्रेंड एज
टीजीटी के एग्जाम को दे सकते हैं। वहीं सुपर टेट जो है ये उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने यूपी टेट या सी टेट के परीक्षाओं को पास कर लिया हो, तो ये उनके लिए है। आरओ की ये हिंदी की बैच है, आप इसे शानदार तरीके से परचेज कर सकते हैं और हिंदी के बादशाह ने ही इसे पढ़ाया है। तो आप सब नितिन सर के साथ जुड़िए, हिंदी को जबरदस्त तरीके से पढ़िए। 699 रुपए में एसएससी जीडी की क्लास और वीडियो के मॉक टेस्ट 249 रुपए में आपको उपलब्ध है। तो इन सभी कोर्सेज को परचेज करने के लिए शानदार तरीके से स्टडी 91 के ऐप पर जाइए और वहां आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ढेर सारी चीजें मिलेंगी। ये यदि कोई समस्या आ रही है तो 7007734525 पर कॉल करिए और आप इससे जुड़ जाइए, इसका भरपूर लाभ लीजिए। आइए हम सब बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल के विषय में, ठीक ना। प्राग ऐतिहासिक काल, ये कालखंडों के रूप में हम लोग देखेंगे। मानव इतिहास को मुख्य रूप से 3 वर्गों में, प्राक ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल, ठीक ना, आध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के रूप में बांटा गया है, ठीक ना। अब ये प्राक ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, तो वैसे प्राक ऐतिहासिक काल उस कालखंड को कहते हैं जिसकी हमें कोई लिखित सूचना नहीं प्राप्त होती है। वहीं आध ऐतिहासिक काल उस कालखंड को कहते हैं जिसकी हमें लिखित सूचना प्राप्त है परंतु हम इसे पढ़ लिख नहीं सकते हैं। और इस कालखंड के अंतर्गत हम लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता का अध्ययन करते हैं। वहीं ऐतिहासिक काल उस कालखंड को कहते हैं जिसकी हमें लिखित जानकारी प्राप्त होती है और हम सब उसे लिख पढ़ सकते हैं। यही महत्वपूर्ण बातें हैं। समझ में आया सबको? उम्मीद करता हूं कि सबको शानदार तरीके से चीजें समझ में आ रही हैं। एक बार सभी लोग हाथ उठाइएगा जिसको जिसको समझ में आया हो, जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी आप जारी रखें। मानव का ऐतिहासिक काल यानी ये उस समय से आपको जो है प्रारंभ होता है जब हमारे ज्ञान का मूलाधार पठनीय या लिखित जानकारी आपको मिल जाती है। प्राक ऐतिहासिक काल या प्रस्तर युगीन संस्कृति को पहली बार डेनमार्क के विद्वान सीजे थॉमसन ने 1820 ईस्वी में मानव इतिहास को कोपेनहेग संग्रहालय के सामग्री के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया। ठीक, चलिए ये विभाजन आपको जो है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल ये आपको जो है 25 लाख से 10,000 आपको जो है ईसा पूर्व ये माना जाता है। वही मध्य पाषाण काल 10,000 से लेकर 7,000 ईसा पूर्व। वही आपको 7,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व ये नवपाषाण काल की समयावधि जाना जाता है। मानव द्वारा सबसे अधिक समय मानव ने सर्वाधिक समय जो है इसी कालखंड में व्यतीत किया, सर्वाधिक समय व्यतीत किया, ठीक ना, ये बात याद रखिए। और इसमें भी निम्न पूरा पाषाण काल में सबसे अधिक समय व्यतीत किया है। वही निम्न पूरा पाषाण काल यानी पूरा पाषाण काल को भी आपको थॉमसन महोदय के द्वारा 3 भागों में विभाजित किया गया। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल इसकी समयावधि 25 लाख से आपको जो है 10 लाख ईसा पूर्व की है, जबकि मध्य पूरा पाषाण काल 10 लाख से लेकर 40,000 ईसा पूर्व के है और उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के मानी जाती है। ये बातें आप सब याद रखिए। चलिए नेक्स्ट, ये आइए हम लोग बात करते हैं पहले ही निम्न पूरा पाषाण काल के विषय में। मानव के उद्भेदन एवं विकास का काल ये माना जाता है, यानी मानव का उद्भव जो है इसी कालखंड में हुआ। मानव धीरे धीरे अभी मानव घर आवास में नहीं रह रहा है, मानव नंग धड़ंगा प्रकृति के बीच में भटक रहा है। अभी उसे ये नहीं पता है कि नंगा होने का मतलब क्या है, ठीक ना, यानी कुछ भी उसको पता नहीं है। ये बातें याद रखिए, मस्तिष्क उसका शून्य है, अभी ज्ञान की चीजें नहीं हुई है, चूंकि अभी होमोसेपियंस मानव नहीं आया है जिसे हम सब ज्ञानी मानव कहकर संबोधित करते हैं, ठीक ना।
तो ये बातें आप याद रखिए। यहीं से उपकरण बनने वाले आपको जो है मानव के विकास यात्रा प्रारंभ होते हैं। यानी इसी काल से अब पत्थर के औजार मानव जो है वो बनाना चालू करेगा। अब इस कालखंड से चूंकि अब घूम रहा है, भोजन सबको चाहिए, हमको भी चाहिए, आपको भी चाहिए, और भोजन के फिराक में अब वो कंद मूलों को खाएगा, शिकार करेगा। बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे, कभी कभी वो इसका शिकार कर लेते थे, कभी कभी मानव भी अब शिकार करना शुरू करेगा। लेकिन अभी शिकार पकाना नहीं सीखा है, अभी वो कच्चा है, कंदमूल फल खाएगा और शिकार करेगा। ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र के बौरी नामक स्थान से ज्ञात होता है कि मानव के उपस्थिति 14 लाख ईसा पूर्व हुई होगी। ये आप महाराष्ट्र का बौरी स्थान है, इस बात से जानकारी मिलती है कि मानव लगभग 14 लाख ईसा पूर्व जो है इस धरा पर आया, और उसका यहाँ पे जानकारी मिलती है। मानव के विकास के इतिहास में पूरा पाषाण सबसे विस्तृत काल माना जाता है। ठीक ना। यानी सबसे लंबे समय तक पूरा पाषाण काल में ही मनुष्य के द्वारा समय व्यतीत किया गया। अब इसके विषय में सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट के द्वारा जानकारी दी जाती है। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट आपको जो है ये पहले व्यक्ति है जो कि प्राग ऐतिहासिक काल के विषय में जानकारी देते हैं। इसीलिए रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को प्राग ऐतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। और रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट जो थे ये जियोलॉजिस्ट थे। क्या थे? जियोलॉजिस्ट। ये भूगर्भ वेता के रूप में थे। क्या थे? तो भूगर्भ वेत्ता, ये भूगर्भ वेत्ता के रूप में थे और ये जियोलॉजिस्ट थे। ये बातें आप सब याद रखिए। ठीक ना। सर्वप्रथम इन्हीं के द्वारा तमिलनाडु के यानी पल्लवरम नामक स्थान पर 1863 ईस्वी में हैंड एक्स, जिसे हम कुल्हाड़ी कहते हैं, इन्हीं के द्वारा इस स्थान से हैंड एक्स, ठीक ना, हैंड एक्स की खोज की गई। ये बात भी आप याद रखिए। इसी कारण आपको रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को भारतीय प्राग ऐतिहासिक काल का जनक कहकर संबोधित किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण लाइन आप सबके लिए है। नेक्स्ट चलिए आइए देखते हैं। यहीं पे इस काल को चापर चापिंग, ठीक ना, पेबल संस्कृति के नाम से हम सब जानते हैं। ये उत्तर भारत में ये संस्कृति आपको सर्वप्रथम कहाँ जानकारी मिलती है? तो पंजाब के क्षेत्र में इसकी जानकारी मिलती है। और पंजाब में एक नदी बहती है, सोहन नदी, उसी के नाम पर निम्न पुरा पाषाण काल को सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। जबकि दक्षिण भारत में निम्न पुरा पाषाण काल को मद्रासियन संस्कृति के नाम से जानते हैं। चूंकि पल्लवरम जो है मद्रास के निकट ही स्थित था, इसलिए सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट के द्वारा मद्रास के निकट पल्लवरम में हैंड एक्स, जिसे हम कुल्हाड़ी कहकर संबोधित करते हैं, ज्ञात होता है। तो इसी कारण आपको जो है कि उसे मद्रासियन, दक्षिण में मद्रासियन संस्कृति कहकर संबोधित किया गया है। ये आपको जो है सोहन संस्कृति, ये याद रखिएगा। सोहन संस्कृति को किसे कहते हैं? तो निम्न पुरा पाषाण काल को सोहन संस्कृति उत्तर भारत में कहते हैं। निम्न पुरा पाषाण काल को, ठीक ना, पाषाण काल को सोहन संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ये बात भी आप याद रखिए। चापर उस पत्थर के उपकरण को कहा जाता है जिसमें धार होती है, यानी जो नुकीला टाइप में चाकू देखते हैं ना, तो जिसमें धार हो, जिससे काटा जाता है, धार हो का प्रयोग करने के लिए किया जाता है। ये बात याद रखिए। और चॉपिंग किसे कहते हैं? तो चॉपिंग उपकरण में दोनों ओर धार होता है, ठीक ना। जैसे ये देखो, ये एक चाकू बना देते हैं, ये एक चाकू है, ठीक ना, ये चाकू है, ये याद रखो। तो जिसमें इस साइड का सिर्फ एक साइड का धार हो, इधर का धार हो, वो आपको चापर कहलाता है। और जो दोनों साइड, इधर भी धार हो और इधर भी धार हो, ठीक ना, ये दोनों साइड हो, तो उसे चॉपिंग के नाम से या चापिंग के नाम से जानते हैं। पेबल उपकरण उस उपकरण को कहते हैं जो प्रकृति द्वारा संघर्षित होकर चिकने सपाट हो जाते हैं। लेकिन आपको वैसे पाषाण खंड जो वर्षा से, तापमान से, दाब से
या आपको जो है कि प्राकृतिक घटनाओं के कारण धीरे धीरे पत्थर ऐसे नुकीले हो जाए, एक तरह से ऐसे कर लो, इस तरीके से नुकीले हो जाए, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पेबल के नाम से जानते हैं। ठीक ना, तो ये बातें आप याद रखिए। पेबल आपको जो है नुकीले, वर्षा वर्षा के कारण जो थोड़े पतले लंबे पत्थर नुकीले टाइप में हो जाएं, जिसमें मानव के द्वारा निर्माण न किया गया हो, तो वैसे पत्थरों को हम लोग क्या कहते हैं, पेबल कहते हैं। अब आपको तीनों बातें समझ में आ गई होंगी, चॉपर, चॉपिंग और पेबल। इसको सोहन संस्कृति को या आपको जो है एक निम्न पुरा पाषाण काल को जो है चॉपर, चॉपिंग संस्कृति, पेबल संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस काल में मानव पत्थरों को घिस घिस कर आपको क्या किया है, एक साइड का नुकीला बना लिया। तो एक साइड नुकीला है तो वो क्या है, तो वो चॉपर है, और दोनों साइड नुकीला है तो ये आपको चॉपिंग है, और पेबल जो है प्रकृति के घर्षण के कारण जो बना है ये पेबल है। ठीक, चलिए हमारे संस्था के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण आपको जो है कि किताबें हैं, इन किताबों में आप 299 रुपए में शानदार तरीके से अपनी हिंदी पढ़ सकते हैं। अपनी हिंदी जबरदस्त बुक है, लगभग 5000 से अधिक, कितने, 5000 से अधिक आपको क्वेश्चन बैंक के रूप में मिलेगा। आप इसे भी पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन बैंक के रूप में देख सकते हैं। शानदार तरीके से आपको ये कलेक्शन किया गया है। वही वीडियो की शानदार श्रृंखला आप सबके सामने वीडियो की किताबें मिल जाएंगी, और ये वीडियो की किताब जो है ये जबरदस्त तरीके से आप सबके लिए लाभकारी होगा। वीडियो की किताब जो है 199 रुपए में आपको उपलब्ध है। तो जबरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी को जारी रखें। आशा उम्मीद करता हूं कि चीजें बहुत बेहतर तरीके से जो बता रहा हूं समझ में आ रही है ना। ये आप वीडियो क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अधिक से अधिक आपको लाभ होगा। और इसमें प्रैक्टिस सेट के तौर पर भी आपको दिया गया है, आप प्रैक्टिस सेट को भी परचेज कर सकते हैं। वही पेट, नाम तो पेट है, लेकिन ये एक सामान्य अध्ययन की किताब है, आप इसे जरूर से परचेज कर सकते हैं। इसमें प्लस प्रैक्टिस सेट के तौर पर भी आपको दिया गया है, तो ये दोनों आप सबके लिए काफी लाभकारी है। आप इसे जरूर से परचेज करिए और इसका भरपूर लाभ उठाइए। नेक्स्ट देखिए, ये पेट की शानदार बुक है, आप इसे जरूर से लीजिए। आरो यारो की ये हिंदी की बुक है बेटा, किसकी, हिंदी की बुक है, और आप इसे जरूर से परचेज कर सकते हैं हिंदी की किताब को। लेखपाल कंबो, इसमें 4 किताबें हैं, आप जबरदस्त तरीके से ये लिखी गई है, तो जरूर से पढ़िए, आप सबके लिए काफी लाभप्रद रहेगा, काफी आपको जो है इससे सुविधाएं मिलेंगी। नेक्स्ट देखिए, हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण भारत में सर्वप्रथम दक्षिण भारत में मद्रास के आसपास आपको जो है अतिरपक्कम और आपको बदम दुर और अतिरपक्कम नामक स्थान से आपको मिले हैं। इसी कारण आपको इसे मद्रासियन संस्कृति के नाम से, मद्रासीय संस्कृति या मद्रासियन संस्कृति के नाम से इसे जानते हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का जिला आप याद होगा, ठीक ना, जो कि आपको जो है कि मध्य प्रदेश के साथ अपने सीमा को साझा करता है। तो ये आपको मिर्जापुर जिले में एक बेलन नदी है, और बेलन नदी घाटी में निम्न पुरा पाषाण काल से संबंधित 44 पुरा स्थलों की जानकारी प्राप्त होती है। यानी मानव के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी आपको कहां से मिलती है, तो बेलन नदी घाटी से प्राप्त होती है कि यहाँ पे मानव आपको जो है निवास करते थे। यहाँ पे आप देखोगे तो बेलन नदी में आपको एक खासियत, उसके पार एक आपको शिव मंदिर है, और पूरे बेलन नदी में आप जाओगे तो शिव की लिंग की प्रतिमाएं आपको पूरे बेलन नदी में आज भी उपलब्ध है। लोग कितने हजारों हजार साल से ले जाते हैं, कहां से बनता है किसी को नहीं पता। यहाँ पत्थर जितने मिलेंगे तो शिवलिंग के आकार में आपको तैरते हुए बेलन नदी घाटी में मिलेंगे। ये बातें आप याद रखिए। यहाँ इस काल के अनेक पाषाणिक हथियार आपको जो है प्राप्त हुए हैं, तो इन बातों को याद रखिए, शानदार तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखिए। आइए हम सब बात करते हैं मध्य पूर्व पाषाण काल की।
मध्य पूर्व पाषाण काल जिसकी समय अवधि अभी पीछे मैंने बताया कि 40,000 से लेकर आपको जो है कब तक, तो 40,000 से लेकर ये 10,000, ठीक ना, ये हाँ सॉरी, हाँ यही तो है, सही तो बता रहा हूं, सही था ना भाई, एक बार देख लो। ये 10 लाख से 40,000 ईसा पूर्व की जानकारी है। आइए एकदम आराम से देखिए, ये इसका 40 लाख से लेकर 10,000, 40,000 उल्टा चलता है ना, 40,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक के काल को जो है, ये बीसी तक के काल को पूर्व मध्य पूर्व पाषाण काल के नाम से हम सब इसे जानते हैं। तो ये शानदार तरीके से आप लोग याद रखिएगा। इसकी समयावधि आपको जो है इसके विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1956 ईस्वी में संकालिया महोदय के द्वारा प्रवरा नदी के निक्षेपण से प्राप्त। ये प्रवरा किसकी सहायक है, तो गोदावरी की सहायक है, गोदावरी, ठीक ना, गोदावरी की सहायक है प्रवरा नदी। इसी की सहायक पर आपको जो है सल के उपकरण आपको जो है प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम संकालिया महोदय ने आपको इस उपकरण के विषय में बताया। पतले और नुकीले फलकदार, फलक का मतलब समझते हैं कि नहीं, फलक का मतलब होता है, ये देखो ये जैसे बना ना, ये आपको फलक है, 1 2 3 फलक है ना इसमें, तो फलकदार उपकरण आपको सर्वप्रथम इसी काल में मिले, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे फलक संस्कृति के नाम से भी आपको जाना जाता है। फलक जैसे पासा होता है, पासा में भी आपको फलक होते हैं, तो ठीक उसी प्रकार आपको कोई भी चौड़ी वस्तु रहेगी तो उसके आपको जैसे इसे ही देख लो, ये इसे ही देख लो, तो इसमें फलक है ना 3 फलक, तो ये फलकदार आपको जानकारी जो है ये आपको मिलती है। तो यही आपको याद रखना है कि फलक के रूप में आपको मिला। चूंकि इधर का भाग देखो नुकीला है, इधर का भाग क्या कर लो, नुकीला कर लो, और ये फलकदार के रूप में आपको मिल गया। नेक्स्ट देखिए, मध्य पूरा पाषाण कालीन संस्कृति की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का बेलन घाटी आपको जो है, बेलन घाटी और आपको चकिया बेलन घाटी जो कि मिर्जापुर में है, मिर्जापुर में, चकिया जो है ये आपको चंदौली जिले में है, चकिया चंदौली में है, सिंगरौली ये मिर्जापुर सोनभद्र में है, ये याद रखना, सोनभद्र अब मिर्जापुर नहीं है, मिर्जापुर आपको मंडल है और आपको जो है सोनभद्र में स्थित है। तो ये बातें आप याद रखिए। महाराष्ट्र में सबसे महत्वपूर्ण आपको मध्य पूरा पाषाणिक स्थल अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी तथा गोदावरी के किनारे पर स्थित नेवासा, ठीक ना, नेवासा ये पूरा स्थल है। सर्वप्रथम आपको जो है, सर्वप्रथम मध्य एवं पूर्ण पाषाण काल के उपकरण के जमाव जो है आपको यहीं से प्राप्त हुए। नेक्स्ट देखिए, उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल के विषय में हम सब देखेंगे। इस समय आपको जो है चकमक उद्योग की स्थापना तथा क्रो-मैग्नेनन एवं होमोसेपियंस मानव का प्रादुर्भाव हो गया था। यानी आपको जो है कि मानव के उत्पत्ति सर्वप्रथम कब हुए, तो ये ज्ञानी मानव जो है होमोसेपियंस उच्च पूरा पाषाण काल में ज्ञानी मानव जो कि हम लोग अभी कहे जाते हैं, इसकी उत्पत्ति प्रादुर्भाव, ठीक ना, प्रादुर्भाव नहीं, प्रादुर्भाव आपको हो गया था, ये बात याद रखिए। उच्च पूरा पाषाण काल का समय 40,000 से लेकर 10 आपको जो है कि 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। शायद मैंने यहाँ 40,000 से गलत आपको बताया, हाँ जी, एक मिनट बेटा, डेटा यही डेटा आपको जो है मन मस्तिष्क पर आपको उलट देता है। ये 10 लाख
से 40,000, ठीक ना, 40,000 BC यानी ईसा पूर्व के घटना माने जाते हैं। ये बात याद रखिए, ठीक ना। ये बार बार दिमाग में डिस्टरबेंस पैदा करता है ये आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए, आइए हम सब बातें करेंगे। आरो शानदार श्रृंखला हमारी संस्था की ओर से आपको पढ़ाया गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं मात्र और मात्र 1999 रुपए में। हमारी संस्था ये कोर्स उपलब्ध कराती है। इसमें डेली वीडियो क्लासेस हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, ऑफलाइन डाउनलोड करने की सुविधा भी दी गई है। तो आप इसे शानदार तरीके से परचेज कर सकते हैं, शानदार तरीके से आप इसे पढ़ सकते हैं। तो जबरदस्त तरीके के साथ श्रृंखला के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। आप सब इसी तरह अपनी तैयारी अनवरत रूप से जारी रखें। आशा उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी, ठीक ना। तो जरूर से आप कोर्स को परचेज करिए, हमारी संस्था आपको उपलब्ध कराती है ढेर सारी चीजें। नेक्स्ट देखिए, आपको मध्य पाषाणिक काल संस्कृति के विषय में बातें करेंगे। मध्य पाषाण काल के समयावधि 10,000 से 5,000 ईसा पूर्व की मानी जाती है। यहाँ पे 7 कर लो बेटा, 5 नहीं, ये 7,000 ईसा पूर्व की आपको मानी जाती है। पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच की समय जो है ये संक्रमण काल के नाम से इसे इतिहास के पन्नों में जाना जाता है। इसी समय मानव के द्वारा आपको पाषाण उपकरणों का प्रयोग किया गया, जिसे आपको जो है इतिहास के पन्नों में मेसोलिथिक आपको जो है, या मेसोलिथिक तो नहीं लिखित लिथिक, मेसोलिथिक आपको पीरियड शब्द के नाम से जाना जाता है। और ये शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, ठीक ना, प्रयोग, ये याद रखिएगा, प्रयोग, ये शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो हार्डर विस्ट्राफ के द्वारा 1966 ईस्वी में इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। आपको भारत में नवपाषाण अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल में ही सर्वप्रथम पाए गए, यानी मानव के अस्थि पंजर के पहले कालखंड की जानकारी आपको कहां मिलती है? तो मध्य पाषाण काल में ही आपको प्राप्त होती है। मानव निर्मित इन लघु पाषाण उपकरणों को माइक्रोलिथ के नाम से आपको जाना जाता है। ये बात भी आप याद रखिएगा। इसे आपको जो है मेसोलिथिक पीरियड शब्द का कर सही शब्द है मेसोलिथिक, लिथिक पीरियड, मेसोलिथिक, ठीक ना, पीरियड के नाम से इसे जाना जाता है। भारत में लघु पाषाण उपकरण सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र में सीएल कार्लाइल के द्वारा आपको जो है खोज किया गया। मध्य पाषाण काल में आपको जो है मध्य प्रदेश के आदमगढ़, राजस्थान के बागोर से पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वही बागोर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक पुरा स्थल है, जहां से आपको 1968 से 1970 ईस्वी तक BN मिश्र के द्वारा आपको जो है उत्खनन कराया गया। जहां पर से नहीं, जहां पर, ठीक ना, 1968 से 1970 तक आपको जो है BN मिश्र ने यहां पर उत्खनन कराया। आदमगढ़ जो है, आदमगढ़ जो कि होशंगाबाद में है, ठीक ना, आदमगढ़ के निकट आपको होशंगाबाद के निकट स्थित है। यहां से आपको प्राप्त पशुओं के हड्डी से 50% पालतू पशुओं के साक्ष्य मिले हैं। पालतू पशुओं का मतलब है कि कुत्ता है, बिल्ली है, मुर्गा है, सुअर है, आपको जो है अन्य पालतू पशुओं के साक्ष्य आपको कहां से मिले हैं? तो ये आदमगढ़ से मिले हैं। नेक्स्ट, मध्य पाषाणिक पुरा स्थल सरायनाहर, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में आपको स्थित है। यहां से हड्डी और सिंह निर्मित उपकरण के 11 समाधानों और 8 चूल्हों के अवशेष भी आपको प्राप्त हुए
है, यानी खाना बनाने वाला चूल्हा भी आपको जो है। अब ये सब संकेत किस बात के दे रहे हैं? ये सभी संकेत इस बात के हैं कि मानव अब कहीं न कहीं कंदराओं गुफाओं को छोड़कर, अब गुफाओं को कंदराओं को छोड़कर अब जो है कि जो पहले ऐसी घूमता रहता था, अब कहीं न कहीं गुफा और कंदराओं में प्रवेश कर गया है। ये बातों की जानकारी आपको मिलती है, यानी अब मानव अपना कहीं न कहीं छतरी उतरी बना लिया है, रहने लगा है, उसे वर्षा, धूप, छांव आदि से प्रभाव पड़ने लगा है, ये चीजें मानव समझने लगा है, ठीक ना। चूंकि ज्ञानी मानव का उत्पत्ति आपको मैंने पीछे बताया कि उच्च पुरापाषाण काल में ज्ञानी मानव आ चुका है, होमोसेपियंस जिसे हम लोग कहते हैं। अब होमोसेपियंस चीजें अच्छे बुरे भले के विषय में सोचना चालू किया। देखो कैसे कैसे मानव के दिमाग के वृद्धि होती है, और आज कहां तक हम लोग पहुंच गए हैं, अंतरिक्ष का सफर तय कर चुके हैं, ठीक ना। यही ज्ञानी मानव है और कोई दूसरे नहीं है, हम सब यही एक ही जगह से हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको उत्तर प्रदेश के मददहा से कुल 28 समाधान मिले हैं, में से 26 में एक एक मानव के कंकाल मिले हैं, जबकि आपको 2 युगल समाधान आपको प्राप्त होते हैं, ठीक ना। यानी इस बात के संकेत मिलते हैं कि उस काल में मानव के द्वारा शवों को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। समझ में आया? ये सब चीजें बड़ा टेक्निकल चीजें हैं। टेक्निकल चीजों को जब तक समझोगे नहीं, रट्टा मार वाला वन लाइन बेटा कबो भेजा में आएगा नहीं, ठीक। मैं बार बार कहता हूं कि चीजों को कहानी के तौर पर सुनिए, कहानी के तौर पर सुनेंगे। हाँ, डेट को वनडे एग्जाम को देने के लिए आपको डेट का भी याद होना उतना ही आवश्यक है जितना फैक्ट को जानना, क्योंकि बिना फैक्ट को जाने आप एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। हाँ, रिटन और मेंस के लिए जब देंगे तो वहां पे आपको डेट के साथ साथ आप फैक्ट बातों को भी जानेंगे तो आपको जो है ज्यादा सहायता मिलेगा। दमदमा से आपको 41 मानव के समाधान प्राप्त हुए और यहां से भी गर्त चूल्हों के साक्ष्य मिले हैं, यानी गड्ढों में चूल्हे बनाए जाने के साक्ष्य आपको प्राप्त होते हैं। विंध्य क्षेत्र के आपको जो है मध्य पाषाणिक पुरा स्थलों में से एक मिर्जापुर में लेखनिया दरे है। यहां के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण के उपकरण के अलावा आपको जो है 17 मानव के कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। ये बातें आप याद रखिए। नेक्स्ट, गुजरात का महत्वपूर्ण मध्य पाषाणिक पुरा स्थल लांघनाज है, जहां से उत्खनन से 14 मानव कंकाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लांघनाज पहला स्थल है जहां से मध्य पाषाणिक संस्कृति के विकास के क्रम का पता चलता है। दक्षिण में कोंकण के तटीय क्षेत्र और आंतरिक पठार पर मध्य पाषाणिक आपको संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। संगन कल्लू जो कर्नाटक में, रेणुगुंटा जो आंध्र प्रदेश में, तिनवेली तमिलनाडु में, ये सभी स्थल ऐसे हैं जहां से दक्षिण भारत में मध्य पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें। आइए, यूपी पुलिस कांस्टेबल का शानदार तरीके से हमारी संस्था के द्वारा आपको पढ़ाया गया है। आप इसे परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण सूचना देने वाला हूं कि आप सबको बता दूं कि आने वाले समय में एक एक चैप्टर से 30-30, 35-35 क्वेश्चन मैं हमेशा करा दे रहा हूं। आप सब भी स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, इसी तरह अपनी तैयारी जारी रखेंगे और आशा करता हूं कि चीजें प्रैक्टिस जब आपके सामने से गुजरेंगे तो जो अभी डिस्क्रिप्टिव के रूप में आप सब पढ़े हैं इसको जरूर से पढ़ने के लिए मजबूर आप सब होंगे, क्योंकि जब तक पूरे कहानियों को नहीं समझेंगे तब तक चीजों को आप समझ नहीं सकते हैं। तो एकदम शानदार तरीके से प्रश्नों को करिए, संस्कृति को करिए, चीजों को समझिए और जितना अधिक समझे रहेंगे उतना अधिक आप सबके लिए लाभकारी भी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारी संस्था की ओर से यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच है। 1499 रुपए में ये कोर्स उपलब्ध है। आप इसे परचेज कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। अब बात होती है नवपाषाणिक संस्कृति के विषय में।
विश्व स्तर पर नवपाषाणिक संस्कृति के प्रारंभ का समय आपको जो है 900 ईसा पूर्व माना जाता है, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत जो है 700 ईसा पूर्व के आसपास माने जाती है। ठीक ना, 700 से लेकर आपको जो है 7000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व के बीच की समयावधि जो है, ईसा पूर्व के बीच की समयावधि नवपाषाण काल के रूप में हम सब जानते हैं। उत्तर इसका प्रमुख स्थल कौन सा है? तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र के अंतर्गत पाकिस्तान के क्वेटा से लगभग 150 किलोमीटर दूर मेहरगढ़ जो स्थान है, ये इस संस्कृति का प्रमुख स्थल माना जाता है। नवपाषाण काल से हड़प्पा सभ्यता तक के काल लंबे समय के अवधि आपको मेहरगढ़ रहा है, यानी कह सकते हैं कि मेहरगढ़ एक ऐसा स्थान है जो लंबे समय तक अपने साक्ष्यों के लिए जाना जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि 700 ईसा पूर्व से लेकर लगभग आपको जो है 1750 ईसा पूर्व तक के आपको संस्कृति की जानकारी प्राप्त होते हैं। ये स्थान मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ को सर्वप्रथम कृषि कर्म के रूप में स्पष्ट रूप से जाना जाता है। मेहरगढ़ से ही आपको जो है सर्वप्रथम गेहूं के और जौ के बोए जाने के साक्ष्य आपको प्राप्त होते हैं। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य वाले स्थलों के रूप में यदि देखा जाए तो सबसे प्राचीनतम आपको साक्ष्य जो है ये कहां से मिला है? तो यहां से ये 2000 नहीं बेटा, ये गलत है, ये 96 कर लो। 9600 ईसा पूर्व के बीच में आपको लहुरा देव से, ये इसी की लाइन है, लहुरा देव से आपको सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। लहुरा देव जो कि संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित है, यहां से आपको चावल के बोए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। जबकि कोल्डिहवा से आपको जो है कि 650 ईसा पूर्व चावल के बोए जाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उत्तरी क्षेत्र में पाए गए नवपाषाणिक स्थलों में आपको जो है स्थलों में कश्मीर में पाए गए 2 पुरा स्थल, जिसे हम बुर्ज होम और आपको गुम्फराल के नाम से जानते हैं, ये दोनों महत्वपूर्ण रूप से आपको हर एक परीक्षा में पूछा जाता है। बुर्ज होम से ही पहली बार आपको जो है कि कुत्ते के साथ मानव के दफनाए जाने के साक्ष्य आपको सर्वप्रथम प्राप्त होता है। सर्वप्रथम यहीं से आपको जो है मानव के साथ, सर्वप्रथम मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त होता है, जाने के साक्ष्य प्राप्त होता है। ये बात भी आप याद रखिएगा। तो ये आपको जो है बुर्ज होम है। नेक्स्ट, गुम्फराल, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कुम्हार का गुफा। ये कुम्हार की गुफा से आपको 41 किलोमीटर श्रीनगर से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यहां से भी आपको जो है कि उसको गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। क्या चीज? गर्तावास के। गर्तावास का मतलब है गड्ढा बना के उसमें जो निवास करता था उसे ही गर्तावास कहा गया है। चावल की कृषि का यह भारत में नहीं बल्कि समूचे विश्व में लहुरा देव जो है सबसे प्राचीनतम साक्ष्य के रूप में जाना जाता है। लगभग 900 आपको जो है 50 ईसा पूर्व, 9500 ईसा पूर्व में ये आपको लहुरा देव से ही चावल के साक्ष्य मिले हैं। बुर्ज होम के बाद आपको जो है नवपाषाणिक पुरा स्थलों में चिरांद, जो कि बिहार में है, ठीक ना, ये कहां है? बिहार। ये बिहार में चिरांद है। ये दूसरा पूरा स्थल है जहां से अधिक मात्रा में आपको जो है कि उपकरण प्राप्त हुए हैं। अधिक मात्रा में हड्डियों के बने उपकरण, ठीक ना, हड्डियों के बने उपकरण, हड्डियों के उपकरण आपको यहीं से प्राप्त हुए। ये यूजीसी नेट हमारी संस्था के द्वारा सामान्य तरीके से आपको जबरदस्त पढ़ाया गया है।
आप इसे परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो जरूर से स्टडी 91 परिवार के साथ आप जुड़िए और इसका भरपूर लाभ लीजिए। आप सबके लिए शानदार तरीके से ये आपको जो है कि 999 रुपए में ये कोर्स पढ़ाया गया है। आप इसे परचेज कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। तो एक बार जरूर से पढ़िए और जरूर से देखिए। सामान्य तरीके से ये जबरदस्त आपको जो है कि लिखा गया है, आप इसे पढ़ाया गया है, आप इसे जरूर पढ़िए और ये असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की दिशा में आप सबके लिए शानदार अवसर उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट देखिए, ताम्र पाषाणिक संस्कृति के विषय में हम सब चर्चा पर चर्चा करेंगे। ताम्र पाषाणिक संस्कृति यानी प्राग ऐतिहासिक काल के बाद मानव का दूसरा प्रयोग जो है आपको क्या है, तो ताम्र पाषाणिक संस्कृति के रूप में देखा जाता है। ताम्र पाषाणिक संस्कृति नाम क्यों पड़ा, तो मानव के द्वारा अब जो है तांबे की खोज की जा चुकी है और मानव के द्वारा पाषाणों में आगे नुकीले तांबे लगाकर नुकीले अस्त्र शस्त्र बनाए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। मानव के द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी, ये बात याद रखिए। यहीं पे प्रथम पालतू पशु सब मैं बता दे रहा हूं, ठीक ना। पालतू पशु कौन था, तो कुत्ता था, ये आपको पता है, ठीक ना। नेक्स्ट आपको जो है प्रथम आविष्कार क्या था, प्रथम आविष्कार तो आग का आविष्कार जो है, आविष्कार आग था। मानव ने पहला आविष्कार आग का किया था। कृषि का आविष्कार कब किया, कृषि का आविष्कार आपको मानव के द्वारा कब किया गया, तो ये बताइएगा नवपाषाण काल में। कब, नवपाषाण काल में आपको जो है कृषि का आविष्कार किया गया। ये महत्वपूर्ण बातें याद रखिए। ताम्र पाषाणिक, इसे हम लोग ताम्र पाषाणिक संस्कृति या कैल्कोलिथ कल्चर के नाम से हम सब इसे जानते हैं। इतिहास के पन्नों में आप ये याद रखिए, ये बार बार पूछता है कैल्कोलिथ कल्चर किसे कहते हैं, तो ताम्र पाषाणिक संस्कृति को ही कैल्कोलिथ कल्चर के नाम से जानते हैं। तांबे के प्रयोग और उसके लाभों का पहली बार आपको वर्णन जो है बीजी चाइल्ड ने अपनी पुस्तक जो है व्हाट हैपेंड हिस्ट्री, ठीक ना, में सर्वप्रथम किया है। बनास जो कि आपको जो है कि संस्कृति के अंतर्गत आहार संस्कृति आती है, जिसे ताम्बवती के नाम से भी जाना जाता है। आज भी आपको जो है राजस्थान में ये बनास नदी कहाँ है, तो ये बनास संस्कृति राजस्थान में है, ठीक ना, राजस्थान में आपको स्थित है। इसे आहार संस्कृति या आहड़ संस्कृति या आहार या आहड़, ठीक ना, आहड़ संस्कृति के नाम से भी इसे हम सब जानते हैं। काले और लाल मृदभांडों से मिले हैं, जिसे सफेद रेखीय चित्रों से सजाया गया है। मालवा क्षेत्र की ताम्र पाषाणिक संस्कृति का विकास मूलतः नर्मदा घाटी में हुआ है, जिसे हम लोग कायथा संस्कृति के नाम से या प्राचीन कायथा संस्कृति के नाम से इसे जानते हैं। कायथा से एक घर में से तांबे के 29 कंगन आपको प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में आहड़ और गिलुंद नामक स्थानों की खुदाई हुई और यहां से बनास घाटी में ये स्थान जो है, यानी गिलुंद और आहड़ कहां है, तो बनास नदी घाटी में आपको ये स्थित है। ये बातें आप याद रखिए। आहड़ संस्कृति को बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक, ये बातें। कायथा का प्रथम कालखंड कायथा संस्कृति कहा जाता है, जबकि इसका तीसरा कालखंड जो है मालवा पाषाणिक संस्कृति के नाम से भी इसे हम सब इतिहास के पन्नों में जानते हैं। हिंदी इंडिविजुअल बाय नितिन सर, शानदार तरीके से नितिन सर के द्वारा आपको पढ़ाया गया है। आप इसे परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नवादा टोली का उद्घाटन प्रोफेसर JH संकालिया के द्वारा कराया गया था और नवादा टोली को ही जरबो संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना, ये याद रखिएगा। जो आपको ठेठ मराठा की संस्कृति भी कही जाती है, ये बात भी आप याद रखिए। महाराष्ट्र के स्थलों में गोदावरी नदी के स्थित तट पर स्थित आपको दायमाबाद विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि दायमाबाद
आपको जो है कि ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साथ साथ सिंधु घाटी सभ्यता के भी प्रमाण आपको प्राप्त होता है। दायमाबाद, ये दायमाबाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे आपको दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु, ठीक ना, सबसे दक्षिणतम बिंदु के रूप में सबसे दक्षिणतम बिंदु के रूप में इसे हम सब जानते हैं, ये बात भी याद रखिए। यहां से तांबे की 4 वस्तुएं, ठीक ना, 4 वस्तुएं तांबे की, हाँकता हुआ मनुष्य, यानी आपको जो है रथ हाँकता हुआ मनुष्य, सांड, गैंडा, हाथी, आपको जो है ये सभी प्राप्त हुए। जरबो संस्कृति ग्रामीण थी, किंतु दायमाबाद और इनाम गांव संस्कृति जो थे ये पूरी तरह से नगरीकृत थी, और उसमें भी इनाम गांव जो था सबसे बड़ा नगर के रूप में इनाम गांव को हम सब जानते हैं। ये बात भी आप याद रखे रहिए, जानते रहिए। जरबो स्थलों में सबसे बड़ा आपको जो है दायमाबाद है, जो कि लगभग 20 हेक्टेयर में आपको फैला है, जिसमें लगभग 400 लोग रह सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण आप सबने शानदार तरीके से स्टडी 91 परिवार के साथ आप सब भाग लिए, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। साथ ही साथ आप सबको गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर ढेर सारे शुभकामनाएं। तो एकदम शानदार तरीके से स्टडी 91 परिवार के साथ जुड़े रहिए और अपने शानदार प्रतिक्रिया देते रहिए। तो ये वही नोट्स हैं जो नितिन सर के द्वारा आपको जो है यूट्यूब पे पढ़ाए गए हैं। शानदार तरीके से इन नोट्स को परचेज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये जबरदस्त तरीके का नोट है, आप इसे जरूर से परचेज करिए और आप सबके जीवन में काफी लाभप्रद भी होगा। आशा उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी और समझने का प्रयास जरूर से करिए। किताबों के साथ दोस्ती करिए, किताबों को पढ़िए। किताबों को पढ़ेंगे तो आपको और भी ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि इतिहास कोई आसान काम नहीं है। इतिहास को जानना, अपनी संस्कृति को जानना, अपनी चीजों को, अपने पुराने समय में खोई हुई चीजों को जानना, ये बहुत ही कठिन काम है। ये विद्वानों की शुक्रिया अदा करिए जिन्होंने इतनी सरलता से आपको सारी बातें जानने का अवसर प्रदान किया। तो चलिए एक बार तहे दिल से सभी को नमस्कार। आप सबका दिन मंगलमय हो, इसी तरह आप अपने एंजॉय को करते रहिए। आशा उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अनवरत रूप से जारी रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।